हेलो क्लास 10 कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी बच्चे। ठीक है, आने वाले 17 फरवरी को आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है मैथमेटिक्स का, जिसके लिए हम आज लेकर के आ गए हैं टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ये एमसीक्यूज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सीबीएसई सैम्पल पेपर और ऐसे क्वेश्चंस को उठाया है जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने की। तो इन 100 एमसीक्यूज को प्लीज़ सॉल्व करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा बेटे, 1 से 1.5 घंटे में हम पूरे 100 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए साथ में, पेन निकाल लीजिए और एक नोटबुक निकाल लीजिए, साथ के साथ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो प्ले करके आपको सोल्यूशन देखना है। जैसे स्क्रीन के सामने ये पहला सवाल है तो पहले आपको इसे खुद ट्राई करना है, देन आपको वीडियो आगे देखना है। ठीक है, तो चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए बेटे, पहले सवाल को आपने पढ़ लिया है तो पहले सवाल में आपसे क्या बोला गया, आपके पास यहाँ पर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसमें से एक है a जिसकी वैल्यू है x³ y²। देन दूसरा जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर b, उसकी वैल्यू क्या है बेटे x×y³। यहाँ पर x और y जो है दोनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर, यानी किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम ऑफ a एंड b। ध्यान से समझना, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप a×b करोगे और इसे डिवाइड किससे करना है, एलसीएम ऑफ a एंड b, इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड करना है, एलसीएम ऑफ a एंड b। तो बताना है क्या आंसर आएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो बेटे पहले आपको मैं बता दूं कि जब दो नंबर के प्रोडक्ट को हम उसके एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो एचसीएफ आ जाता है ए एंड बी का। क्या आ जाता है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कैसे आया ये, आपने पढ़ा हुआ होगा कि a×b क्या होता है बेटे, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है पहले से। जब इस एलसीएम को आप नीचे ले जाओगे यहाँ डिवीजन में तो a×b अपॉन में जब एलसीएम आ जाएगा तो बचेगा क्या, एक साइड में सिर्फ एचसीएफ। क्या बचेगा, एक साइड में सिर्फ एचसीएफ। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं क्या निकाल दूंगा, एचसीएफ निकाल दूंगा a×b का। क्या निकाल दूंगा, सीधा एचसीएफ। ज़्यादा मैं कुछ काम करने वाला नहीं हूँ, मैं इस वाली साइड को सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ ए और बी आप सभी को दिखाई दे रहा है क्या क्लियरली। एचसीएफ का मतलब होता है बेटे दोनों में से आपको जो स्मॉलेस्ट पावर दिख रही है वो लिखना होता है। यहाँ एक्स की सबसे बड़ी पावर 3 है और यहाँ एक्स की पावर कितनी है, 1। तो छोटी वाली पावर लिख दो, यानी एक्स की पावर 1। वाई की पावर यहाँ 2 है और यहाँ वाई की पावर 3, तो छोटी पावर क्या है, 2, यानी वाई की पावर 2। आंसर आ गया x×y⁴ विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। और अच्छे से अगर मैं समझाऊँ आपको, एचसीएफ का मतलब होता है बेटे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप क्या करें, ए को ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ए में एक्स 3 बार है और वाई कितनी बार है, 2 बार, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से मैं आपको एक्सपेंड करके समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई वाई 3 बार है, वाई³ है ना, क्योंकि अब एचसीएफ अगर निकालना है तो कॉमन लेते हैं। तो दोनों में एक्स एक ही बार कॉमन है, वाई कितनी बार कॉमन है, 1, और ये आपका 2 बार। ठीक है, तो x×y², इसीलिए हमारा आंसर आया। क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इफ p−1 p+1 2p+3 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बेटे यहाँ पर जो p−1 है और जो आपका p+1 है एंड देन आपका 2p+3, ये 3 ए पी की टर्म्स हैं। यानी ये पहला आपका पहला पद है a1, दूसरा आपका सेकेंड टर्म है a2, तीसरा आपका क्या है a3। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार टर्म्स हैं, ये तीनों किसी एपी के अंदर लगातार हैं। आपको पता है कि किसी भी बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को जब माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डी मिलता है बेटे। तो डी का फॉर्मूला हो सकता है a2 - a1, या मैं आपसे कहूँ कि a3 में से अगर a2 माइनस करते हैं तब भी आपको डी मिलेगा, तब भी क्या मिलेगा आपको, डी। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं a3 - a2, a3 - a2, तब भी आपको डी मिलेगा। तो मैं दो इक्वेशन बना लेता हूँ, दोनों तरफ से मैं डी निकालूंगा। बेटे अगर मैं a2 - a1 करता हूँ तो a2 कितना है अपना, p+1, तो p+1 में से मुझे क्या माइनस करना है, p-1। ठीक है, a1 p-1 है। देन फर्दर मैं अगली इक्वेशन लिखता हूँ तो मुझे a3 में से a2 माइनस करना है। a3 कितना है अपना, 2p+3, 2p+3 में से क्या माइनस करना है, p+1। अब आप देख रहे हो ये भी d है और ये भी क्या है, d। तो इन दोनों को मैं क्या रख सकता हूँ, बराबर रख सकता हूँ। इन दोनों को मैं क्या रख सकता हूँ, बराबर। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा मैं इन्हें सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि इजी रहे आपको करने में। देखो जरा बेटे, p+1 है और -p और माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1। p से p यहाँ कैंसिल आउट हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 1 2। d कितना आ गया, 1 और 1 2। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो दूसरी वाली हमने बनाई है। यहाँ पर आप देख रहे हो d = क्या दिया हुआ है, 2p, प्लस में 3 है,
माइनस पी हो जाएगा और अंदर माइनस और प्लस, ये भी -1। आप देखो बेटे यहाँ पर 2p में से 1p गया तो क्या बचा, 1p बच गया। 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2, p+2 बचा सिर्फ। d की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी, 2, तो 2 रख देंगे यहाँ पर d की जगह पर। इधर 2 है, 2 जा करके आगे 2 से माइनस होगा तो क्या बचेगा बेटे, 0, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन फिगर इफ टीपी एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, ये आपको TP और TQ दिखाई दे रहा है, टू टेंजेंट्स है विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, सो दैट POQ इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है ऊपर 110 मिल रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है हमें। देन आगे क्या बोला, PTQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये तो काफ़ी ईजी है। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें सर्कल के बारे में जो इंपॉर्टेंट है बेटे। देखो यहाँ पर T पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है। किसी भी बाहरी पॉइंट से आप जब दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है, यानी ये वाला टेंजेंट इस TQ के बराबर है। PT हमेशा किसके बराबर होगा, TQ के, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें जब मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है, यानी ये हिंदी में स्पर्श बिंदु बोला जाता है। अगर कोई हिंदी का बच्चा देख रहा है तो बेटे स्पर्श बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का, 90। तो ये दोनों एंगल 90 के होगा और ये 110 का हो गया। हमें चौथा एंगल निकालना है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाली फिगर में एंगल का सम कितना होता है, 360। तो आप देख रहे हैं P तो 90 हो गया और यहाँ नीचे Q भी कितना हो गया, 90। एक एंगल आपको दिया ही है 110। हमें क्या फाइंड करना है, PTQ, T फाइंड करना है एक्चुअली, है ना। PTQ भी लिख देते हैं, ठीक है, बोला उन्होंने वही है तो वही लिख देते हैं। चारों को जोड़ के 360 आना था, तो बेटे इन तीनों को ऐड करके ले जाके 360 में से माइनस कर दोगे तो PTQ आ जाएगा। 90 90 180, 180 और 110 कितना हो गया बेटे आपका, 290, ठीक है। 290 को आप ले जाके इधर माइनस करोगे तो PTQ कितना आ जाएगा, 360 माइनस 290 विच इज़ 70 डिग्री। कितना बचेगा, सिर्फ 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है क्या सभी को बेटे। एक एंगल 110 दिया था, मुझे पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु जहाँ पर टेंजेंट आपका टच करता है सर्कल को, उस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये दोनों 90 हो गए। हाँ जी, ध्यान दीजिए बेटे अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन आगे आपके सामने, जस्ट वैल्यू पुट करने और आंसर आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखो जरा, आपको 3/4 गिवन है, एज इट इज़ रख दिया आपने। मल्टीप्लाई में क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है बेटे 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देना है फिर, ठीक है, स्क्वायर लगाए तो माइनस, फिर sec 45 का स्क्वायर करना है। sec 45 क्या होता है, √2, इसका स्क्वायर कर दो। फिर प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटे आपकी, √3/2 और इसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर लगा हुआ है। 3/4 तो आपका 3/4 रहेगा एज इट इज़, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है बेटे। √3 का स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 माइनस यहाँ पर √2 का स्क्वायर क्या बचेगा, सिर्फ 2। नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लो, ठीक है, या ऐसे भी छोड़ सकते थे। देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर अगेन 3 हो जाएगा और नीचे जो 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, फर्दर प्रोसीड करते हैं इन्हें, ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पर ऊपर 1 बचा और नीचे 4। 1/4 माइनस 2/1 और प्लस 3/4। यार यहाँ तो आंसर कुछ देखिए क्या आ रहा है, 3/4 और 1/4 को ऐड करोगे तो 4/4 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है ना इनका, 4 का 4 रख दिया हमने दोनों के नीचे, और 3 और 1 4, माइनस 2/1। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो 1 बचा, और ये आपका -2 है। 1 में से -2 गया तो क्या बचा, -1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है क्या सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस दिस एंड दिस, ठीक है। जीरोस गिवन है यानी अल्फा और बीटा गिवन है आपको। तो यार आपको पता है जब अल्फा और बीटा गिवन होता है तो जीरोस कैसे निकालते हैं, आपके पास एक जनरल फार्मूला होता है। जब आपको जीरोस यानी अल्फा और बीटा गिवन होता है तो आप कैसे पूरा पॉलिनोमियल निकालते हैं बेटे। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका एक जनरल फार्मूला होता है कोई भी पॉलिनोमियल ऑब्टेन करने का, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल ऑब्टेन करने का, ठीक। तो यार एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, छोड़ दिया। माइनस अल्फा प्लस बीटा करना है, यहाँ पर हमें बीच में अल्फा और बीटा को जोड़ करके लिखना है। तो आप देखो अल्फा और बीटा को अगर मैं जोड़ता हूँ, चलो मैं यहीं जोड़ देता हूँ, -2/3 में अगर मैं 2/3 ऐड करता हूँ तो ये तो यार 0 हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा ना, बाहर एक्स है, प्लस अल्फा कितना है, -2/3 में मल्टीप्लाई करना है अल्फा इंटू बीटा, यानी 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। ये तो कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस, तो यानी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स तो पूरा 0 से इंटू होके भी 0 हो गया तो कुछ बचा नहीं, प्लस यहाँ पर लास्ट में बचा 2 2 ज़ा -4 अपॉन में 3 3 ज़ा 9,
देन फर्दर अगर मैं लिखता हूँ इसे तो क्या आ जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस क्या रहेगा आपका, -4/9। अब बेटे इसे आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं अगर आगे लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, -4/9 जो है, एक्स स्क्वायर के नीचे 1 लगा लो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 9 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर, 1 इंटू 4 तो 4 ही रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 9 1 9 इक्वल्स टू में 0। अब ये जो 9 है इधर 0 से जाके क्या हो जाएगा खत्म, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 9x स्क्वायर -4। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब इससे फर्दर मैं सॉल्व नहीं कर सकता है, ये टर्म आपको जहां भी दिख रहा है वही आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पर आपको लग रहा है कि भैया ये 5 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर 5 लगा सकते हैं। आप देख रहे हो 5 जब डिवाइड में जाएगा 0 के नीचे तो 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 लगाने और ना लगाने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, आप कोई भी नंबर यहाँ प्रोडक्ट में लगा सकते हैं बेटे, क्योंकि जब सामने 0 है तो ये जो 5 यहाँ पर प्रोडक्ट में यहाँ डिवीजन में जाएगा तो 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर मेरा 9x स्क्वायर -4 ही आएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका यहाँ पर, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, एक लाइन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। लाइन का जो पहला पॉइंट आपको गिवन है ए, जिसकी वैल्यू है बेटे 3,6। जो दूसरा पॉइंट आपको गिवन है उसकी वैल्यू है -2, -3, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। इस लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। जब भी एक्स एक्सिस डिवाइड करता है तो आपको पता है एक्स एक्सिस पर आपकी जो वाई की वैल्यू है वो क्या लेनी पड़ती है, हमें 0। ठीक है, वाई को हमने 0 ले लिया और एक्स को एक्स माना, तो बीच में जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस का बनेगा वो क्या बनेगा, x,0। अभी पूछ रहे हैं कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, तो रेशियो को हमने मान लिया m1:m2। देन आगे सेक्शन फॉर्मूला लगा करके हमें सॉल्व करना होता है। आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये जो पॉइंट आया हुआ है x,0, ठीक है, ये पॉइंट कैसे आया है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के, विच इज़ m1 × x2। ठीक है, पूरा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, m2 × x1 अपॉन में m1 + m2 अपॉन में m1 + m2। क्लियर है क्या? देन बेटे यहाँ पर क्या करेंगे हम, आपको पता है m1 × y2 + m2 × y1 अपॉन में क्या जाता है बेटे, m1 + m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको रिवाइज भी हो गया होगा। जब वैल्यू रखेंगे तो m1 तो हमें पता नहीं है, m1 हमने एज इट इज छोड़ दिया बेटे। x2 आपको देखो यहाँ पर x1 और ये y1 होता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, x2 एंड y2। तो m1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, x2 की वैल्यू -12 है, प्लस m2 आपका m2 ही रहेगा, x1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 है। डिनोमिनेटर में हमें नहीं पता कि m1 और m2 क्या है। ठीक है, कॉमा। अब अगेन y2 वाली टर्म को करेंगे हम। यहाँ पर m1 तो आपका m1 है, आपको नहीं पता है क्या है, y2 की वैल्यू -3 की 1 है, प्लस बेटे m2 यहाँ पर हमें नहीं पता क्या है, लेकिन y1 हमें पता है कि 6 की 1 ही रहा। ठीक है, इधर अपॉन में क्या आएगा, m1 + m2। अब बेटे ध्यान दो ज़रा, इधर हमें वैल्यू किसकी दी है, सिर्फ y वाले टर्म की। हमें पता है कि y वाला टर्म आपका 0, x के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो y वाले को हम y से कंपेयर कर देंगे। y वाले टर्म को हम किससे कंपेयर करेंगे, y कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर देंगे। हमें x वाला सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा बताया है। क्लियर है क्या? चलिए आगे मैं चल रहा हूँ अब यहाँ पर। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को हम रब कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि y कोऑर्डिनेट को आपने y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना है। यानी यहाँ आपको जो 0 दिखाई दे रहा है बेटे, ये 0 किसके बराबर है, ये 0 y है, और इधर में y कौन सा होता है, सेकंड टर्म। देखो पहला पूरा x होता है, दूसरा पूरा y, तो y को y के बराबर रख रहे हैं। 3 × m1 कितना हो जाएगा, -3m1। यहाँ पर 6 × m2 कितना होगा बेटे, 6m2 अपॉन में जो भी कुछ था m1 + m2, ये बेटे तुरंत यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा और वैनिश आउट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। बचा के सिर्फ हमारे पास -3m1 और +6m2। मैं आपको बता दूं कि -3m1 लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएगा तो +3m1 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। इधर 6m2 है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, m1:m2 है ना, m1 और m2 की वैल्यू चाहिए होती है। m2 को m1 के नीचे लिया, इधर नीचे डिवीजन में 6 के नीचे कौन आ जाएगा, 3, कैंसल आउट करो, 3 × 2 = 6 होता है। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 लगा लिया। आंसर क्या आ गया, 2:1। कहाँ है आंसर, 2:1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2:1 आ गया बेटे आंसर, 2:1। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अगर नहीं समझ आया वीडियो को पीछे करिए, दोबारा देखिए, क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। जब किसी भी इक्वेशन के मैनी सोल्यूशन होते हैं तो आपको पता है a1/a2 b1/b2 बराबर होता है बेटे c1/c2 के, और इस कंडीशन को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। बेटे हिंदी में इसे संपाती लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती। हिंदी में भी बताते हुए चल रहा हूँ मैं चीज़ें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आगे। अब यहाँ पर 2 लाइंस गिवन है, पहली ये लाइन है और दूसरी ये वाली लाइन है आपकी। ठीक है,
यहाँ पर A1 क्या गिवन है आपको K। देखो जो x के आगे नंबर होता है वो A होता है, y के आगे नंबर होता है आपका B, और जो अकेला नंबर होता है कांस्टेंट वो C। तो A1 आपका K है, ठीक है बेटे। A2 यानी यहाँ पर x के आगे क्या है 6, ठीक है जी। B1 की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2 है। अब देखो इतने से ही मेरा काम हो जाएगा, मुझे तीसरा वाला लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख सकता हूँ C मेरा उधर 2 है और इधर मेरा C1 क्या है, C2 क्या है आपका 3, ठीक है बेटे। 6 जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आ रहा है 3। आंसर क्या आ गया हमारा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है क्या? बिल्कुल आसान था ये, ठीक है बेटे। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको एक बार, जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है, जैसे मैंने ऊपर इक्वेशन गिवन है मुझे kx = y+2। x का कोफिशिएंट जो होता है उसे a बोलते हैं, यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया तो ये b हो गया, और ये c जो बचा हुआ है a1 b1 c1 हो गया, यहाँ पर ये a2 b2 और c2। क्लियर है क्या? इफ़ द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ शेडो, ये टावर है आपका, ठीक है, और ये शेडो है इसकी, ठीक है बेटे। ये टावर है और ये क्या है शेडो है, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की लेंथ क्या है बराबर है, ठीक है। टावर जो है उसकी लेंथ को हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, तो शेडो की लेंथ भी क्या होगी x होगी। अच्छा, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर जो एंगल बनेगा एलिवेशन का थीटा वो कितना बनेगा। यार आपको देखो पता है कि ये थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं बेटे परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो ये बच गया इसे क्या बोलते हो बेस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर है यहाँ पर, तो सीधा 45 आंसर आएगा। पर मैं बता देता हूँ कैसे आएगा बेटे। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और नीचे बेस, तो P/B बना। P/B किसका फॉर्मूला होता है मुझे बताओ, टैन थीटा का। किसका? टैन थीटा का। तो टैन थीटा मैंने ऐसे ही लिखा, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है x, और बेस भी कितना दिया हुआ है आपको x। बेटे x x कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा, सिर्फ 1। टैन थीटा की वैल्यू 1 आ गई है। आप मुझे सोच करके बताइए कि टैन थीटा 1 कब आता है बेटे। अगर आपको याद होगा तो थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री होती है तभी आता है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d। या d अगर डायमीटर है बेटे, d अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, d/2। रेडियस डायमीटर का आधा होता है। रेडियस क्या होता है डायमीटर का, आधा। क्लियर है क्या आपको? सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, आप देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। मैं निकालने जा रहा हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सारी बातें। पूरे सर्कल का एरिया होता है बेटे πr², तो सेमी सर्कल का क्या होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, ठीक है। तो सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला बना πr²/2। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, रखी नहीं इन्होंने पाई की वैल्यू, तो हम भी नहीं रखते, पाई को पाई छोड़ दिया हमने। आर की जगह पर क्या रखना है आपको, d/2। क्या रखना है, d/2, ठीक है। रेडियस की जगह d/2 और स्क्वायर नीचे 2 तो है ही। पाई तो पाई रहेगा बेटे, d का स्क्वायर क्या हो जाएगा d², और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये सबसे नीचे जो 2 था ये रेसिप्रोकल होकर यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो पाई × d² तो था ही, ये मार्कर सही चल नहीं रहा यार पेन। पाई d² बेटे 4 था। ये जो 2 है इसके नीचे 1 लगा लो, रेसिप्रोकल होके उल्टा हो जाता है 1/2 और प्रोडक्ट में आ जाएगा। 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो पाई d²/8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देख रहे हैं आप पाई d²/8 है, ठीक है बेटे। 1/8 अलग भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा ऐसे भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है क्या बेटे? ध्यान दीजिए अगले सवाल पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सेक थीटा को कॉट थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है ना। सेक थीटा को किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, कॉट, यानी आंसर में जो सिर्फ कॉट कॉट दिखाई दे और कुछ भी नहीं। तो रिलेशन आपको सेक कॉट टैन में तो पता है, कॉट में नहीं पता। देखो आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो पता है आपको। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ सेक के ऊपर से, तो स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, √1 तो 1 रहेगा। ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसे अगर रेसिप्रोकल करें तो 1/cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, इसे उल्टा रेसिप्रोकल करके, आपको पता है। देन फर्दर जब मैं सॉल्व करता हूँ तो रूट रहेगा बेटे। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया मैंने। यहाँ क्रॉस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस। तो cot स्क्वायर × 1 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। बेटे 1 × 1 क्या होगा मेरा, 1 आ जाएगा ऊपर। डिनोमिनेटर में cot स्क्वायर × 1 क्या रहेगा, cot स्क्वायर थीटा सिर्फ। फर्दर जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ऊपर वाली टर्म पे तो स्क्वायर लगा रहेगा रूट, ठीक है। कैसे, cot स्क्वायर थीटा +1 अपॉन में रूट अलग कर दिया हमने, cot स्क्वायर जो थीटा बचा था, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनल आंसर, √cot स्क्वायर थीटा +1 अपॉन में सिर्फ क्या बचेगा बेटे, ओनली cot थीटा, ओनली cot थीटा।
ये आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगी, ठीक है, इससे हमने करा है फर्दर। तो ऑप्शन नंबर ये किससे मिलता जुलता है भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बेटे आगे चलते हैं। आप इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल? बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटे, ठीक है। ये जो पेपर है ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। ये कुछ सवाल अच्छे सवाल बेसिक में भी आए हुए हैं भाई, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक के पेपर का है, ये एमसीक्यू जो मैंने लिखा हुआ है सामने आपके। 3 कॉइन आपने जब फ्लिप करे तो आपको कम से कम सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए मैं सैंपल स्पेस आपको दिखाता हूँ कि जब आप 3 कॉइन्स को फ्लिप करते हैं बेटे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि तीनों कॉइन्स पर आपके क्या आ जाए? हेड। हो सकता है तीनों पर क्या आ जाए आपके पास? टेल। या हो सकता है पहले पर टेल और दोनों पर हेड। हो सकता है बीच में टेल आ जाए। हो सकता है कि आखिर में यहाँ पर टेल आ जाए। ये 4 आउटकम हो गए। ऐसे यहाँ पर हमें हेड को शिफ्ट करते जाना है। एक बार पहले हेड आ गया हो सकता है, या हो सकता है हेड आपका बीच में आ जाए, या हो सकता है हेड आपका बिल्कुल लास्ट में आ जाए। ये बन गए टोटल 8 आउटकम। 4 और 4 कितने आउटकम हो गए बेटे? 8। पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल? ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आने के क्या चांसेस हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल का मतलब क्या होता है बेटे? देखिए ज़रा, एट मोस्ट 1 टेल यानी एक टेल से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक टेल से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कम आ गया तो भी चलेगा, कम आ गया तो भी चलेगा, या ना भी आया तो भी चलेगा। इस बात का मतलब समझ लेना अच्छे से। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। समझिए ज़रा, जैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल मैं कहाँ देख रहा हूँ? मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ समझाने के लिए। एक टेल तो यहाँ पर है, देखिए एक टेल है सिर्फ, इस वाले में भी सिर्फ एक टेल है, इस वाले में सिर्फ एक टेल है, और इस वाले में एक भी नहीं है। तो ये भी हमें काउंट करना है बेटे, ये भी हमें काउंट करना ही करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 है। टोटल आउटकम कितने आपके? 8। देखो यहाँ पर तो 3 टेल हो गए, नहीं काउंट कर सकते। यहाँ 2 हो गए, नहीं काउंट कर सकते। यहाँ भी 2 है, नहीं कर सकते। यहाँ भी 2 है, नहीं कर सकते। तो ऊपर 4 आएगा और नीचे 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 4/8। बोलो क्लियर है क्या? कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि 3/8 होगा क्योंकि भैया यहाँ पर तो एक भी टेल नहीं है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एग्जैक्टली अगर 1 टेल पूछा होता तो 3/8 आता, लेकिन उन्होंने बोला एटमोस्ट 1 टेल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आना चाहिए बस। यानी एक टेल आए तो काउंट करो, और अगर एक भी ना आए तब भी काउंट करो बेटे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेटे ध्यान दीजिए अब अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 4? सम ऑफ इट्स रूट्स, रूट का हिंदी में मूल बोलते हैं, या आप इसे सिंपली जीरोस बोल सकते हैं बेटे। यानी इन्होंने अल्फा प्लस बीटा ना आपको 4 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है आपको? 4, ठीक है। यार मैं आपको बता दूं, अल्फा प्लस बीटा को ना हम क्या लिख सकते हैं? -b/a। क्या लिख सकते हैं? -b/a। यानी बेटे -b/a की वैल्यू आपको 4 दी हुई है। -b/a की वैल्यू क्या दी हुई है? 4। तो सभी में चेक कर लो कि 4 कहाँ पर मिल रहा है आपको -b/a। देखिए जब मैं फर्स्ट वाले में देखता हूँ तो -b, ये तो आपका 4 है और ये आपका 2। तो 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। तो पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड वाला आपका हो सकता है क्या? चेक करो। अगर मैं -b करता हूँ तो -4 आएगा, और a की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? -1। तो कैंसल आउट हुआ, तो यहाँ पर क्या आ गया? 4/1 यानी 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एक बार मैं और अच्छे से बताता हूँ आपको बेटे। इस इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। b की वैल्यू क्या है? 4 है। और a की वैल्यू क्या है? -1, क्योंकि x² के आगे 1 लगा हुआ और माइनस लगा हुआ है। और c कितना है आपका? 4 है। -b/a अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो b की जगह तो मैं 4 रख दूंगा और सामने माइनस साइन। a कितना है आपका? -1। माइनस से माइनस कटा और यहाँ पर 4 का 4 आंसर। तो -b/a की वैल्यू 4 किस में आ रही है? ऑप्शन नंबर बी में आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? एमसीक्यू को करने के तरीके आपको सीखने हैं बेटे इस वीडियो में, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दिया था तो आपको ये नहीं करना कि सबका अल्फा प्लस बीटा निकालने बैठ जाओ। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो -b/a चेक कर लिया कि आपका बी में आ रहा है, -b/a 4 आ रहा है। यहाँ भी 4 दिया है तो आंसर आ गया भाई बी। आगे चलिए। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर 16 एंड 12 मीटर। दो छोटे छोटे पार्क हैं। एक का डायमीटर कितना है भाई? 16 मीटर। 16 मीटर। एक का डायमीटर कितना है यहाँ पर? 12 मीटर। कितना है डायमीटर यहाँ पर? 12 मीटर, ठीक है। पहले वाले का 16 है, दूसरे का 12 है। तो यहाँ पर एक सिंगल पार्क बनाना है। इन दोनों को जोड़ करके क्या करना है? सिंगल बड़ा पार्क बनाना है। तो पूछ रहे हैं द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, नए पार्क की रेडियस कितनी होगी ये बताना है। कैसे बताओगे भाई? आप समझो कि जब इन दोनों पार्क को आप ऐड करोगे तो एक नया सर्कल जो बनेगा इन दोनों के एरिया के बराबर होगा। तो दोनों का एरिया फट से निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। दोनों का एरिया आपको निकालना ही पड़ेगा। देखिए पहले वाले सर्कल का जो एरिया आएगा और एरिया ऑफ सर्कल 2 जो होगा वो बराबर होगा पूरे बड़े वाले सर्कल के बेटे, ठीक है। तो डायमीटर 16 है, पहले वाले का डायमीटर 16 यानी रेडियस तो आधा होगा ना 8, और यहाँ पर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना होगा? आधा होगा यानी 6।
ठीक है। तो एरिया क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर और इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर दोनों में अलग अलग है। इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका आर बड़ा मान लेते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा। देखो बेटे दोनों में पाई और पाई तो कॉमन है, ठीक है, दोनों में पाई और पाई कॉमन है। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, किसका करना है, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यहाँ पर फिर आर स्क्वायर बचा तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। आगे यहाँ पर पाई बचा हुआ है, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, 64 और 36 कितना हो गया आपका 100। आर का स्क्वायर बचा, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा रूट, तो रूट 100 आ गया। रेडियस कितना आ गया रूट 100। बेटे 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो रेडियस कितना आ गया आपका 10। कितना आ गया रेडियस 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेटे दोनों छोटे पार्क को मिला करके हमें क्या करना था, एक बड़ा पार्क बनाना था, तो दोनों का एरिया जोड़ दिया, तीसरे का एरिया आ जाएगा। पाई पाई दोनों में कॉमन था, कैंसिल आउट कर दिया। आर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, दूसरे वाले का आर 6, 6 का स्क्वायर 36 और 64 100, 100 का रूट कितना होता है 10। क्लियर हो गई क्या बात। आर ही बताना था, आर बता दिया हमने। अगर डायमीटर बताना हो तो 10 का डबल कर देते 20, तो लेकिन रेडियस पूछा इन्होंने। अ बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक नंबर लिख दिए कार्ड में, बस्ते में डाल दिया। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, यद्र छाया से एक कार्ड निकाला गया, यानी बिना देखे एक कार्ड हमने बैग में से निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बेटे देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है आपको पता है 8, 3 का कितना होता है 27। क्यूब मतलब उसी संख्या को 3 बार गुणे करना, 3 गुणे 3 गुणे 3 27, 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, 4 का 64, 5 का 125। यार 125 तो बाहर चला गया ना, 125 तो 100 से ऊपर चला गया, 1 से लेकर 100 तक नंबर है ना सिर्फ हमारे पास, तो कितने नंबर आएंगे भाई 1 2 3 4, केवल 4 संख्याओं के क्यूब आ सकते हैं परफेक्ट क्यूब। यानी नीचे लिखोगे आप 100, ऊपर लिखोगे कितने आए हमारे पास 4, 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 100 25 बार में, कहाँ है 1/25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू QPR इफ AC इज 6, AC की वैल्यू 6 है, ठीक है जी। BC इज 5, ठीक है जी, ये रहा BC आपका 5 दिया हुआ है। QR 3 है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। PR इज X, अच्छा PR ये आपका X है। X की वैल्यू बतानी है, X की वैल्यू बतानी है, ध्यान से समझिए बेटे। यहाँ पर जब भी आपको ट्राइंगल की सिमिलैरिटी दी हुई हो तो आपको ऑर्डर ज़रूर देखना है। यहाँ AB पहले लिखा है और यहाँ QP पहले लिखा है, यानी AB अपॉन में QP लिखोगे आप, AB अपॉन में QP या PQ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। फिर बाद में BC लिखा है और यहाँ बाद में PR लिखा है, यानी BC अपॉन में PR लिखोगे आप। ऑर्डर के हिसाब से चलना है, ट्राइंगल को मत देखो, यहाँ जो लिखा है उसे देखो। फिर A और C लास्ट में लिखा है और यहाँ Q और R लास्ट में, तो AC अपॉन में क्या आएगा QR। अब हमें दिया क्या गया है ये देखना है। AC दिया गया है 6, ठीक है, ये रहा AC। अब ठीक है AC दिया गया, QR हमें दिया गया बिल्कुल दिया गया है 3 है, BC है देन PR, यानी इस वाले को हमें देखना है, सेकंड वाले रेशियो को कंपेयर कर देना है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। देखो जरा BC की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 5, तो BC की जगह यहाँ पर क्या रखना है 5 ऊपर। PR कितना दिया गया है आपको, ध्यान से देखो जरा, ये रहा PR X, तो नीचे क्या रख दोगे X इक्वल्स टू में। AC कितना दिया गया है देखो जरा 6 रख दिया। QR कितना दिया गया है ध्यान से देखो 3 रख दिया, ठीक है। X की वैल्यू निकालनी है बेटे, यहाँ पर देखो जरा 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 5 अपॉन में X बराबर में 2 बचा, ये जो X है उधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो X की वैल्यू आ गई 5/2, 5/2 यानी 2.5 बोल सकते हैं, 2.5, 5 का आधा 2.5 होता है ना, X कितना आ गया 2.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेंटीमीटर सॉरी, ठीक है। क्लियर है क्या बेटे। जब सिमिलर होते हैं तो रेशियो बराबर होता है ना, साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है बराबर। साइड का रेशियो कैसे रखना है मैंने बताया ना, पेयर यहाँ पर देखना है ऑर्डर, देखो AB पहले लिखा है तो यहाँ पर QP पहले लिखा है, तो AB के नीचे क्या लिखा मैंने QP। समझ गए आप बात को, ठीक है। नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा पीछे करिए और समझिए। द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, अंडर रूट में x2 में से x1 को माइनस करना होता है। क्या करना होता है x2 में से x1 को माइनस, ये x2 है और ये x1 है, ठीक है बेटे। पहला नंबर x1 y1 x2 y2, तो -2√5 में से क्या माइनस करना है 0, फिर इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 0 में से क्या माइनस करना है 2√5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट आ गया भाई, इसमें से 0 गया कुछ नहीं बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √5 का क्या होगा सिर्फ 5, प्लस 0 का तो पता नहीं, ठीक है, कुछ होगा ही नहीं, खत्म हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और बेटे यहाँ √5 का क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, √40 आ गया आंसर। √40 को आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर लो, मैं बता रहा हूँ। 2 के टेबल में 20 बार में, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा, 2 का तो पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2 5 जा 10, 2√10 कहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
क्लियर है क्या? ठीक है भाई बेटे, यहाँ पर स्क्वायर करना किसी नहीं समझ आया, देखो जरा, -2√5 का स्क्वायर करना है दोनों ही साइड में। तो माइनस का जब भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है ना स्क्वायर में। फिर इस √5 का स्क्वायर भी करना है यार। √5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ था, 5 बचेगा सिर्फ, 4 5 20 इसलिए। चले आगे क्या बेटे, ध्यान दो अगले सवाल पर। अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला फिगर, उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अंदर क्या है, एक सर्कल है जिसमें PQ कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, जैसा कि फिगर आपको दिख रहा है, मैंने ड्रॉ कर दिया पहले। QR 15 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, QR 15 है आपके सामने। देन आपसे क्या बोला, RS कितना है, 40। ठीक है, RS यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, 40। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, इस सवाल में आपको SP निकालना है, पर कैसे निकलेगा SP? ठीक है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है, SP कैसे निकालना है बेटे, ध्यान से समझिए। मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी सर्कल पर जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ बराबर होती है। ठीक है, जैसे बेटे ये सर्कल है, तो इस सर्कल पर आपने एक ये टेंजेंट बनाया और एक ये टेंजेंट बनाया, तो इन दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये Q पॉइंट है, Q क्या है, एक पॉइंट, Q से आपने QA बनाया और QB, तो QA किसके बराबर है, QB के। ये वाली जो लाइन है वो इसके बराबर है, और ये वाली जो लाइन है वो इसके बराबर है। यहाँ पर ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है। क्लियर हो रही है बात? एक बार और अच्छे से समझा रहा हूँ। ये आपका S जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट है, S से C तक और S से D तक ये लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ऐसा हमने पढ़ा है थ्योरम में। चलिए, तो इसका यूज़ करके सवाल को करते हैं और लिखते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख दी आपके सामने, देखिए ज़रा। जैसे PD जो है वो PA के बराबर है, यहाँ पर देखो PD जो है वो किसके बराबर है, PA के। आगे SD जो है वो SC के बराबर हमने लिख लिया, SD जो है वो किसके बराबर है, SC के। देन आगे RB RC के बराबर है, RB जो है वो किसके बराबर है, RC के। देन QB आपका QA के बराबर है, QB जो है वो QA के बराबर है। जो मैंने समझाया वो मैंने लिख दिया। अब इन चारों इक्वेशंस को बेटे ऐड कर देंगे आराम से। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जब मैं बोथ साइड को ऐड करूंगा तो कुछ बड़ी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ा सा खाली करते हैं, स्पेस को, इसे शिफ्ट करके इधर लिख दिया हमने, छोटा कर दिया, और अब लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए बेटे, आप देखिए जब मैं दोनों साइड्स को ऐड करता हूँ तो एक साइड में क्या आ जाएगा, PD प्लस SD प्लस RB प्लस QB, ये इस साइड को मैंने ऐड कर दिया। इस वाली साइड को भी ऐड करते हैं आप। ठीक है, इक्वल्स टू में आएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर में, थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन हो गया, जगह है नहीं, लिखता हूँ मैं बेटे, PA प्लस SC प्लस में क्या आ जाएगा, RC, और प्लस में क्या आ जाएगा, QA। ठीक है, ध्यान दो ज़रा यार, PD और SD को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ PD और SD को अगर मैं जोड़ता हूँ तो पूरा SP लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा SP प्लस RB और QB। बेटे ये RB और QB, RB और QB को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है टोटल, तो इसकी जगह हमने 15 रख दिया बराबर में। PA और SC को देखो जरा, PA और SC कहाँ है, अच्छा PA और SC को नहीं जोड़ सकते, तो अलग अलग साइड है बेटे। इस PA को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा हमें, QA कहाँ पर है, ये रहा। PA और QA को जोड़ के कितना दिया हुआ है हमें, 12, तो 12 रख दिया हमने यहाँ पर। SC और RC को जोड़ के कितना दिया हुआ है, इस SC और RC को जोड़ के कितना दिया हुआ बेटे, 14, तो 14 रख दिया हमने। ठीक है, तो 12 और 14 को ऐड कर लो आप। ठीक है, 12 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 26। ठीक है, इस 26 में से जो 15 हमारा बचा हुआ है, चलो पहले लिख लेता हूँ, एक और स्टेप मैं ले लेता हूँ आपके लिए यहाँ पर। ठीक है बेटे, ये जो 15 है जो माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जा करके, तो आपका SP कितना आ जाएगा, 11, यानी ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये हो सकता था कि आप अपोजिट साइड्स को जोड़ करके और तीसरी साइड को क्या कर देते, माइनस कर देते। दोनों आमने सामने की साइड को जोड़ के तीसरी साइड को क्या कर दो, माइनस, तो ये वाली साइड आ जाएगी आपकी। क्लियर है क्या? तो इतना ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं करनी पड़ती, पर हमें यहाँ पर समझना है चीज़ों को, कंसेप्ट को समझना है, इसलिए हमने इतना करा। इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस आर कोइंसाइड, देन द वैल्यू ऑफ R। जब दो लाइन कोइंसाइड करती हैं तो मैंने बताया कि तीनों रेशियो बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर होता है बेटे B1/B2 के, देन C1/C2 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A1 कितना दिया हुआ है, 3, और A2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 6। ठीक है बेटे, B1 कितना है यहाँ पर, -1, y के आगे माइनस साइन है, और यहाँ पर -R दिया हुआ है B2। ठीक, अब C1/C2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने से ही काम हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 1/2 बचा इधर, और इस साइड में क्या बचा, 1/R। R इंटू 1 क्या हो जाएगा, R, और 2 1 ज़ा 2 क्या हो जाएगा, 2। R की वैल्यू 2 आ गई, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। दो ट्राइंगल है ABC और PQR सिमिलर है, बना लेते हैं ट्राइंगल को जल्दी से। ठीक है, तभी ज़्यादा आपको समझ आएगा।
ये रहे, ठीक है। ABC ट्राइंगल है और आपका क्या है PQR है, दो ट्राइंगल है बेटे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो एंगल ए है वो कितना है 32, ये 32 डिग्री है। और आर कितना दिया हुआ है 65, आर कितना दिया हुआ है 65। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, बी बताना है आपको कितना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको बताना है बी। ध्यान से समझो इनका ऑर्डर देखो बेटे, यहाँ एंगल ए किसके सामने लिखा हुआ है, पी के, ए पहले लिखा है और पी पहले, यानी ए 32 है तो यहाँ पी भी कितना होगा 32 होगा। आर 65 है, आर लास्ट में लिखा है और यहाँ सी लास्ट में लिखा है, तो आर अगर 65 है तो सी भी कितना होगा 65। आपको बी का मेजर बताना है, बता लो भाई। इन दोनों को 180 में से माइनस कर दो, आपको बताना है तीनों एंगल को ऐड करके कितना आता है भाई। किसी भी ट्राइंगल के जब आप तीन एंगल को ऐड करते हो तो कितना आता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बेटे यहाँ पर ए कितना है 32, बी कितना है 65, तो एंगल सी बताना है जस्ट। तो क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो, 180 में से माइनस कर दो, प्लस करके क्या आएगा 5 2 7 और 6 3 9, ठीक है 97 आएगा। तो 180 में से 97 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है आपका 83। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है 83 आ गया आपका आंसर। क्लियर है क्या बेटे? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज दिस एंड दिस, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, देन HCF ऑफ ए एंड बी। ए और बी का HCF बताना है। तो यार HCF के लिए मैंने हमेशा आपको बताया क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट पावर को लिख देना होता है, सीधा ट्रिक होती है, ठीक है। इसमें स्मॉलेस्ट पावर्स को लिख देना है दोनों नंबर्स में से। देखो जरा क्या है ये, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुका बेटे। ये एक पहला नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, दोनों में x की छोटी पावर क्या है, यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर है x की पावर 1 लिख दिया। y यहाँ 2 बार है और y यहाँ 3 बार, तो छोटा कौन है 2, तो y 2 बार लिख दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलो। इन द गिवन फिगर TA इज द टेंजेंट, ठीक है। TA टेंजेंट है क्योंकि टच कर रहा है सर्कल को एक जगह पर, ठीक है। ये टू द सर्कल विद सेंटर हो सच दैट OT 4 सेंटीमीटर, OT पूरा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। OTA 30 डिग्री है, ठीक है जी। देन लेंथ ऑफ TA, ये बताना है TA की लंबाई। कैसे बताओगे, देखो जरा, आपको पता है कि सेंटर से जब भी हम यहाँ पर लाइन गिराते हैं तो यहाँ 90 डिग्री बनता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनता है 90 डिग्री। यहाँ बेटे ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, क्या लगेगी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सर्कल का सवाल मत समझ लेना, हमें TA निकालना है जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया। 90 के सामने वाली साइड को हमेशा H बोलते हैं, तो H आपको 4 दिया है, और ये जो यहाँ पर नीचे होता है इसे क्या बोलते हैं बेस, B। तो B अपॉन H, B और H का रेशियो लगा लो यार। B अपॉन H क्या होता है आपको पता है कॉस थीटा, B अपॉन H क्या होता है आपका कॉस थीटा, पढ़ा होगा तो पता होगा। थीटा की जगह 30 लिख दिया। बेस हमें निकालना है, बेस तो पता नहीं है ना, बेस तो हमें निकालना ही है। बेस क्या है आपका TA, बेस क्या है आपका TA लिख देता हूँ मैं, TA निकालना है ना। हाइपोटेन्यूज आपको 4 दिया है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटे आपको पता है √3/2, √3/2 बराबर में TA बचा, और यहाँ पर नीचे जो 4 था ये ऊपर जाके इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आया 2, तो आंसर आ गया 2√3। क्या बचा आंसर 2√3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? देखो बेटे ध्यान दो इस सवाल पर, MCQ में दिया हुआ है, ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर। जो sec A है आपका, sec A को आप क्या लिख सकते हैं 1/cos A, 1/cos A। tan A को क्या लिख सकते हैं sin/cos A। आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो गया पहले वाले टर्म में। देन दूसरे में आपको क्या गिवन है 1 - sin A, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। तो 1 + sin A तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया आपका, और यहाँ साइड में आपका 1 - sin A है, और बेटे नीचे cos A, पूरे के नीचे क्या आ गया आपका cos A, यहाँ पर पूरे के नीचे क्या आ गया cos A, ठीक है। प्रोडक्ट में है और नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1 लगा ही रखा है हमने। बेटे आप सभी को पता है A + B और A - B क्या होता है A² - B², A² - B², ठीक है। और नीचे cos A है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है आप जानते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। sin² A ऐसे ही रहेगा, अपॉन में अगेन क्या है आपका cos A। आपको पता है 1 - sin² A की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos² A, आइडेंटिटी होती है। cos² में से एक cos कट गया तो क्या बचा सिर्फ ऊपर cos A, एक अकेला cos A बचा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या बेटे? आपको पता होना चाहिए कि sin² A + cos² A क्या होता है आपका 1 होता है, क्या होता है 1। तो जब आप साइन को उधर ले जाओगे या कॉस को उधर, देखो साइन को अगर उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मुझे बताओ क्या हो जाएगा 1 - sin², 1 - sin², ठीक है। साइन को उधर ले गए ना आप, तो cos² आ गया। 1 - sin² की जगह यहाँ पर हमने cos² रखा। बेटे ध्यान दीजिए अगले सवाल पर। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 2x² + kx - 4 हैज़ रैशनल रूट्स, ठीक है। देखिए ज़रा समझिए इस बात को। आपको जो इक्वेशन दिया है पहले उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। B² - 4AC निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालिए।
बी की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर, देखो ए होता है 2, बी है k और सी आपका -4 है, तो बी की जगह हम k रखेंगे, देन इसका स्क्वायर होगा -4, ए की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू आपकी -4 है। अब बेटे k का स्क्वायर तो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, 4 2 8 और 8 4 32। ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू पूछ रहे हैं कि मिनिमम क्या वैल्यू रखें कि यहाँ पर ये जो पूरा नंबर है वो रैशनल बन जाए। रैशनल का मतलब क्या होता है बेटे, रैशनल का मतलब क्या होता है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट ना बने। ध्यान से समझिएगा, इस k की वैल्यू क्या रख दें कि ये जो पूरा नंबर है वो क्या बन जाए, रैशनल बन जाए। ध्यान से समझना, 32 है आपके पास, अब 32 में यहाँ k की जगह क्या रखूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैं k की जगह ऑप्शन नंबर बी रखता हूँ 2, ठीक है, अगर मैं k की जगह 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटे 4, और 4 में इस 32 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 36, क्या बन जाएगा 36, और 36 क्या है, एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि इसका रूट आप निकाल सकते हैं। इसका रूट क्या होता है, रूट 36 क्या होता है आपका 6। क्लियर है, वैसे भी 36 आपका रैशनल नंबर है एग्जैक्टली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM एंड 7:55 AM इज, देखो यार ये काफ़ी बढ़िया सवाल दे दिया, आवर एंड की बात कर दी है, ठीक है, मिनट हैंड की बात होती है तब तो आप बड़ी आसानी से कर देते हैं, ठीक है। आवर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM टू 7:55 AM। 7:20 से लेकर के 7:55 पे कितने मिनट हो गए होंगे भाई आपके, 35 मिनट्स हो गए, कितने 35 मिनट्स। अब ध्यान से समझो यार, यहाँ पर चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री मूव करती है बेटे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आपको पता है कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। 60 को हम नीचे ले जाएं तो यहाँ क्या बचेगा 1 मिनट, 60 को अगर मैं नीचे भेज दूँ तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1 मिनट। ये पेन वर्क नहीं करता है अच्छे से, 60 को मैंने यहाँ नीचे भेज दिया, 0 से 0 कटा, 3 से 6 कटा 2 बार में, तो नीचे क्या बचा 2 ऊपर 1, 1/2। अभी रुक जाइए, यानी घंटे वाली जो सुई है ना 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। घंटे वाली जो सुई है बेटे, किस सुई की बात कर रहे हैं हम, आवर वाली की, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो मेरे भाई 35 मिनट में कितना चलेगी। अरे इधर भी 35 से मल्टीप्लाई कर दो और उधर भी 35 से कर दो, तो 35 का आधा यानी 35/2 डिग्री चलेगी। बोलो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। सीधा सीधा याद रखो कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री चलती है। भैया जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, क्योंकि मिनट वाली सुई तो जल्दी भागती है। लेकिन जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में थोड़ा सा ही खिसकेगी, कितना, केवल और केवल आधा डिग्री। क्लियर है क्या, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 35 में 35 का आधा यानी 35/2 डिग्री। इफ अ पोल 6 सेंटीमीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड द सन्स एलिवेशन। ये रहा पोल 6 सेंटीमीटर का, ये रही उसकी शैडो, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का पोल कहाँ होता है, मीटर में बोलना था, सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। शैडो कितनी है 2√3 मीटर, देखो शैडो मीटर में दे दिया, ये मिस्टेक है, यहाँ पर मीटर आएगा, ठीक है। तो पोल है 6 मीटर और शैडो है 2√3 मीटर। पूछ रहे हैं एलिवेशन, यहाँ पर पूछ रहे हैं थीटा कितना आएगा। बेटा थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो नीचे है उसे बेस, P/B लगा लो। P/B क्या होता है आपका, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा मैंने छोड़ दिया ऐसे। P की जगह 6 रखना है और नीचे बेस की जगह 2√3। 2 से 6 कटा कितनी बार में, 3 बार में, 3√3 आंसर आ गया। इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। 3 से 3 कट गया तो बचा क्या सिर्फ √3। जो tan थीटा है वो कितना आ गया आपका √3। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटे, यहाँ √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके 3 कैसे आया पता है ना, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आ जाएगा और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, इसलिए 3 लिखा। बेटे ध्यान दीजिए अगले सवाल पर, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है मैं पहले बता दूं आपको 4, और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। बेटे प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, जैसे 2। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो अपने टेबल में तो आए, 1 के में भी आए और साथ में किसी और के टेबल में भी आए, यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो,
ठीक है, जैसे 2 के टेबल में भी आता है ना 4, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, इसके 2 ही हैं। तो जो 2 है वो प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने और एक में आता है। पर 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये कंपोजिट हो गया। सबसे पहला कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है, और सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है आपका 2। ठीक है, सबसे पहला कंपोजिट नंबर आपका 4 और सबसे पहला कंपोजिट नंबर सबसे पहला कंपोजिट नंबर आपका 4 हो गया बेटे, और सबसे पहला प्राइम नंबर आपका क्या हो गया 2। इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो बताना है, तो पहले दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखो यार, जब आप 4 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। जब आप 2 को कर दोगे तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 बस। अब बेटे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में कॉमन है वो लिखते हैं, एक बस, यही दोनों कॉमन है तो सिर्फ 2 लिख दिया, आंसर क्या आ गया 2 एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन वाले हैं उन्हें एक ही बार लिखना है, इन दोनों 2 को क्या लिखोगे सिर्फ एक बार, और जो ये फालतू बच गया एक, इसे एक बार और लिख दो 2, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम कितना आ गया 4। कई बच्चे एक साथ करके भी एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ 2 आया और एलसीएम कितना आया 4। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, एचसीएफ को ऊपर रख दो और एलसीएम को नीचे भाग दे दो। एचसीएफ ऊपर रखना है और एलसीएम नीचे। बेटे एचसीएफ कितना आया है 2 और एलसीएम 4 आया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 यानी 1:2, 1:2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The coordinate of vertex A of rectangle ABCD whose 3 vertices are these, this and this are। एक वर्टेक्स बताना है, 4 दी हुई है, पहले बना लेते हैं यहाँ पर आपको रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है, आपको पता है। देखो बेटे, यहाँ पर जो A है इसकी वर्टेक्स, ये नहीं पता हमें, तो इसे x और y मान लेते हैं। यहाँ पर जो आपका B है वो कितना दिया हुआ है 0,0। C बेटे कितना है 3,0 है, और D कितना है आपका 0,4। जब भी ऐसा सवाल आए और आपको वर्टेक्स फाइंड करने हो तो आपको पता है कि इन दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है वो सेम होता है। दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है सेम, ये मिड पॉइंट क्या होता है सेम। तो ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट, ठीक है, सेम होगा। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बेटे इक्वल होगा। ये जो आपका ए सी है इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, इसका ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, x को x में जोड़ते हैं, ठीक है, x1 और x2 को जोड़ करके आधा करते हैं और y को y2 में जोड़ के आधा, यानी x + 3 / 2, कॉमा y में क्या जोड़ेंगे 0, y में 0 जोड़ के क्या कर देंगे आधा, बराबर में क्या आएगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी 0 में क्या जोड़ोगे 0 और आधा कर दोगे, ठीक है बेटे 0 ही आएगा, कॉमा y आपका 0, यहाँ y आपका 4, तो 0 में 4 जोड़ के क्या कर दोगे आधा। फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे आप कंपेयर करेंगे सीधा, ये जो x + 3/2 है, x + 3/2 है वो किसके बराबर है बेटे आपका, यहाँ पर 0/0/2 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 जाएगा इधर 0 खत्म, x + 3 बराबर में 0, x की वैल्यू आ गई -3, ठीक है, x की वैल्यू -3 सिर्फ c में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको अगर करना है तो आप y के लिए भी कर सकते हैं, जैसे ये दोनों बराबर होंगे बाद वाले, ठीक है, तो y + 0 तो y आया और नीचे 2 है, बराबर में यहाँ पर 0 + 4 4, 4 का आधा 2, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 4 आ गई। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो। बेटे देखो, स्क्वायर का जो साइड है वो सर्कल के रेडियस के क्या है बराबर है। ये जो सर्कल है आपका इसका रेडियस r है, तो इसकी साइड भी कितनी है बेटे एक r, चारों साइड आर आर हो जाएंगी, स्क्वायर है क्योंकि थोड़ा रेक्टेंगल जैसा मैंने बना दिया है, पर स्क्वायर समझिए, ठीक है। तो इसका साइड आर है और इसका रेडियस आर है, तो आपसे क्या पूछा, देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो, इनके रेशियो पूछ लिया पेरीमीटर का, ठीक है। चलिए दोनों का पेरीमीटर निकाल लो आप, या रेशियो डायरेक्टली निकाल लो। पहले किसका रखना है तो बताया नहीं है, सर्कल का पहले रख लेते हैं और स्क्वायर का बाद में, जैसे लिखा है वैसे कर लेते हैं। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, और बेटे इसका पेरीमीटर क्या होता है 4r, है ना, 4 × साइड होता है ना, r से r कट गया, 2 से 4 कटा 2 बार में, ऊपर बचा पाई और नीचे बचा 2, यार π/2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, डायरेक्टली कर लिया। सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है, स्क्वायर का क्या होता है 4 × साइड, यानी 4 × r हो जाएगा। एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन डिस्ट्रीब्यूशन इस, बताओ भाई क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो मोड होता है किसी भी डाटा का वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन - 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस फॉर्मूले को याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम भी आता है, ठीक है। चलिए, अ गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी इज दिस, इफ 6000 टिकट्स वर सोल्ड इन ऑल, हाउ मेनी टिकट्स डिड द गर्ल बाय। देखो
लड़की के जो जीतने के चांसेस है वो कितने दिए हुए हैं 0.08, 0.08। अभी जो चांसेस है वो आए कैसे होंगे, टोटल टिकट नीचे लिखोगे आप, टोटल टिकट नीचे लिखोगे और लड़की ने जो खरीदे होंगे उसे ऊपर लिखोगे, टोटल टिकट बाय, ठीक है, जो खरीदे, तभी तो ये आंसर आया होगा ना, उसके जीतने के चांसेस तभी तो आए होंगे ना जिसने जितने उसने खरीदे टोटल में से। तो 0.08 तो ऐसे ही रहेगा, कितने खरीदे ये तो हमें निकालना ही है, लेकिन टोटल टिकट कितना बताया उन्होंने, 6000 टिकट थे, 6000 में से उसने कुछ खरीदे, कितने खरीदे हमें नहीं पता। जब पॉइंट हटेगा तो नीचे पॉइंट के बाद यहाँ देखो 2 नंबर है तो नीचे 100 आएगा, नीचे क्या जाएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, बचा यहाँ पर 60, 60 जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 480 आ जाएगा, यानी उसने कितने टिकट खरीदे हैं 480। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए tan a की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 2 tan a की एक्चुअली, तो tan a कितना आ जाएगा आपका, आपको पता है बेटे 3 तो 3 रहेगा, यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, tan a की वैल्यू 3/2 आ गई है। ये जो आपको नंबर दिया है 4 sin a प्लस 3 cos a ऊपर दिया हुआ है, और बेटे नीचे क्या दिया हुआ है आपको 4 sin a माइनस 3 cos a। तो मैं हर एक टर्म को cos a से डिवाइड करने जा रहा हूँ, हर एक टर्म को किससे डिवाइड करने जा रहा हूँ, cos a से। सबको अगर cos a से डिवाइड करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते, सबको सेम नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। cos से cos कटा, cos से cos कटा, 4 तो 4 रहेगा, ये sin a अपॉन cos a क्या हो जाएगा tan a, क्या हो जाएगा tan a, प्लस में 3 बचा बेटे, यहाँ पर sin a अपॉन cos a क्या हो जाएगा tan a, माइनस में 3 बचा। अब आपको पता है 4 तो 4 रहेगा और tan a की वैल्यू तो हमें दी गई है 3/2, रख दिया नीचे 4, tan a की वैल्यू तो हमें पता ही है 3/2, और माइनस में क्या है 3, 2 से 4 कटा 2 बार में, इस वाले 2 से भी 4 कटा 2 बार में, 2 3 जा 6 प्लस 3 आ गया ऊपर, और नीचे देखो 2 3 जा 6 माइनस 3, 6 और 3 9, 6 में से 3 गया तो 3, 3 से 9 कटा तो 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेटे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, पर ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर बिलो देन वाला डाटा दिया है, या लेस देन वाला भी आपका एक आता है, ठीक है, एक ही बात होती है। इस डाटा को पहले हम क्या लिखते हैं बेटे, प्रॉपर क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ते हैं। बिलो का मतलब है 140 से छोटा, यहाँ 145 से छोटा, 140 से छोटा यानी हम यहाँ पर लोअर लिमिट कुछ भी नहीं लिखते पहले वाले में। देन 145 से छोटा, इसका मतलब किससे बड़ा, पिछले वाले से बड़ा यानी 140 से बड़ा। 150 से छोटा यानी किससे बड़ा, 145 से बड़ा। इन सभी को अपर लिमिट बना देंगे, इन सभी को क्या बना देते हैं हम, अपर लिमिट, ठीक है। 145, 50, 55, 60, 65 और 5 माइनस कर देंगे क्योंकि क्लास साइज हमें दिखाई दे रहा है, तो ये आपका एक क्लास इंटरवल बन गया। अब ध्यान से समझो, बिलो 140 में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स थे बेटे, यहाँ पर 4, तो 4 का तो 4 आ जाएगा। बिलो 145 में 11 आ गई, लेकिन ये जो 11 है ना, 11 में पिछले वाले भी 4 ऐड हो जाते हैं, क्योंकि जो 140 से छोटा है भाई वो 145 से तो छोटा ही होगा ना, तो यानी 4 भी ऐड हो जाते हैं। तो 11 में से 4 माइनस करा तो अब क्या बचेगा यहाँ पर 7, इस बात का ध्यान रखना। फिर अगला लिखने के लिए 29 में से हम 11 को माइनस करते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 18। 40 में से 29 गए तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर 11। 46 में से 40 गए तो क्या बचेगा यहाँ पर 6। 51 में से 46 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका 5। तो मोडाल क्लास बताना था। मोडाल क्लास क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 18, 18 के सामने क्या है 145 टू 150। अब इसकी अपर लिमिट बतानी है, 145 से 150 की अपर लिमिट यानी बड़ा वाला नंबर क्या है 150, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलो इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, आगे मैं लगा दूंगा तो उसका आपने बताना है, ठीक है, आगे उसका आंसर आपने अपने आप कमेंट करना है। हाँ जी बेटे, अगले सवाल पर ध्यान दीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है, आपको रेडियस बताना है और पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। CSA गिवन है बेटे आपको सिलेंडर का, तो CSA क्या होता है आपको पता है 2πRh। सिलेंडर का CSA क्या होता है 2πRh, और CSA की वैल्यू कितने गिवन है 94.2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2, तो 2 रहेगा। पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14। यहाँ पर रेडियस हमें नहीं पता लेकिन हाइट पता है बेटे कितनी है 5। क्लियर है क्या? हमें रेडियस फाइंड करना है तो होगा क्या 94.2, इसे हम एज इट इज़ यहीं पर रखेंगे। जो आपका ये सारा टर्म है यहाँ पर 2, 5 और 3.14, ये सभी को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ डिवाइड हो गया सब कुछ, बचा आर इधर। इस लेफ्ट वाली साइड को आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा आर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो यहाँ पर ऊपर 100 आ जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 के टेबल से 10 कैंसिल आउट, 2 बचा, इस वाले 2 से नीचे वाला 2 गया, बचा क्या ऊपर 9 4 2, मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं बचा, कैंसिल आउट हो गया सब कुछ, 9 4 2 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा है बेटे आप देख रहे हैं 3 1 4 सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चेक करिए डायरेक्टली, ये 3 1 4 के टेबल में भी आता होगा, हो सकता है। यस 3 टाइम्स में आ रहा है, 314 के टेबल में 942 3 बार में आ रहा है, डायरेक्टली आंसर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी, ये जो डी है वो किसके पैरेलल दिया हुआ है, बीसी के। तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड पैरेलल होती है, ठीक है, मिड पॉइंट से ज्वाइन होते हैं, यानी आपने बीपीटी थ्योरम अगर पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा बेटे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऊपर वाला साइड है एडी, ठीक है, अपॉन में जो नीचे वाला साइड है डीबी, इक्वल होगा बेटे किसके, ई अपॉन में ईसी, ए अपॉन में ईसी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम कहता है। एडी की वैल्यू है 2 और डीबी की वैल्यू है 3, यहाँ ए आपको 3 दिया हुआ है और ईसी निकालना है, हमें क्या निकालना है, ईसी यानी एक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप ईसी को ऊपर ले जाएंगे तो ईसी इंटू 2 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 9, देन आप 2 को दोबारा नीचे भेज देंगे, तो बेटे 9/2 आ गई ईसी की वैल्यू। ठीक है, 9/2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या, बीपीटी थ्योरम का यूज़ करा हमने, जहाँ पर यहाँ पर रेशियो बराबर हो जाता है। आपको पता है ट्राइंगल चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, वन शॉट देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा तो। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, ठीक है, एक द्विघात समीकरण है जिसके रूट्स दिए बेटे, रूट्स बोल सकते हैं आप या फिर जीरोस भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। ये पहला अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो आपको इक्वेशन ऑब्टेन करना है, चलिए कर लेते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, आपको पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा करते हो आप, इंटू में एक्स रहता है बेटे, और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा आता है लास्ट में। x² तो बच्चे आपका x² एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा करना है यानी इन दोनों को ऐड करना है, चलो मैं कर देता हूँ। 2 + √3 में क्या ऐड करना है बेटे, 2 - √3, ठीक है जी। देन अल्फा इंटू बीटा करना है, यानी 2 - √3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 + √3 से। आप अलग भी कर सकते हैं, यहीं पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सामने जीरो भी रखना पड़ता है, हाँ। तो बेटे x² तो एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, यहाँ आप देख रहे हैं √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 and 2 कितना हो जाएगा 4, ये बाहर x रहता है, यहाँ पर x लगाया नहीं हमने, x रखते हैं, ठीक है, 2 और 2 4, 4x आ गया। a - b और a + b का मतलब क्या होता है बेटे, होता है a² - b²। फर्दर जब आप सॉल्व करोगे x² - 4x, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का 3, तो 4 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। फाइनली आंसर आएगा x² - 4x, यहाँ 4 में से 3 गया तो क्या बचा, सिर्फ 1, बराबर में 0। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर, सीधा सीधा रूट्स पूछ ले बेटे आपसे, रूट्स का मतलब आपसे अल्फा और बीटा पूछ ले, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। x² + 3x बेसिक का सवाल होगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x² आपका आंसर आ रहा है। आपको पता है जो भी आपका प्रोडक्ट आता है उसे फैक्टराइज करते हो आप, 2 × 5 = 10 और यहाँ पर 5 × 1 = 5। पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी आया है, यहाँ पर 10 आया है, 10 को फैक्टराइज कर लिया हमने, 10 को क्या कर लिया फैक्टराइज, तो हमारे पास क्या आया 2 और 5। इन 2 और 5 का यूज़ करके मिडिल टर्म बनाना होता है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरा 3 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर x² + 5x - 2x, 5x - 2x। बोलो समझ आ रही है क्या बात, ठीक है बेटे। यहाँ पर 3 को हमने तोड़ लिया 5 और 2 में, ठीक। तो x² एज इट इज रहेगा, 5x है और दूसरा आपका 2x है, देन यहाँ पर बाद में -10 है, बराबर में 0 रहेगा ही रहेगा। अब हम कॉमन लेंगे पेयर्स बना करके, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, आप देख रहे हैं x कॉमन है, तो बचेगा क्या अंदर x + 5, ठीक है बेटे। x² था, एक x बाहर आया तो यहाँ से x बाहर गया तो सिर्फ 5 बचा। अगले में देखिए आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 2 का टेबल कॉमन आएगा, -2 कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा x + 5। पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट हमेशा सेम बचता है। देन अगर आप देखेंगे कि x + 5 एक फैक्टर बन गया, तो x + 5 को 0 के बराबर रख देंगे हम, दूसरा x और ये -2, x - 2 फैक्टर बना हमारा, 0 के बराबर रख देंगे। ये जो +5 है राइट हैंड साइड में जाकर के -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -5 आ गई। ये जो -2 है राइट हैंड साइड में जाकर के क्या हो जाएगा +2, तो -5 और 2, -5 और 2 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 5 माइनस का होना चाहिए और 2 प्लस का, तो ऑप्शन नंबर ए बेटे, ठीक है। चलें आगे। इफ p and q आर नेचुरल नंबर्स, p इज द मल्टीपल ऑफ q, देन व्हाट इज द HCF ऑफ p and q।
आसान सवाल है, ध्यान से समझिए। जो बेटे P है वो Q का मल्टीपल है, यानी P Q के टेबल में आता है। जैसे P एक नंबर है और दूसरा नंबर Q है, P जो है वो मल्टीपल है Q का, यानी P Q के टेबल में आता है। जैसे मैंने P को 8 मान लिया और Q को मैंने मान लिया 4, ठीक है। तो ये जो 8 है वो किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? इन दोनों का HCF क्या होगा? जो छोटा वाला नंबर होता है वही होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये दोनों नंबर को भाग करने वाला सबसे बड़ा नंबर। तो 4 और 8 दोनों किसके टेबल में आते हैं? तो दोनों अगर टेबल में लाने हैं तो हमारा आंसर होना चाहिए 4। 4 क्या है? Q है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से मैं समझाऊंगा। जो आपका P है बेटे वो Q का मल्टीपल है, यानी Q के टेबल में आता है, ठीक है। P जो है वो किसके टेबल में आता है? Q के। तो Q HCF होगा, ठीक है। अगर एलसीएम पूछते तो बड़ा वाला नंबर होता, यानी 8 होता। क्लियर हो रही है बात क्या? अगर आप निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का निकाल के भी चेक कर सकते हो। 4 आंसर आएगा, यानी Q आएगा, ठीक है। समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। दी गई फिगर में ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। यहाँ पर जो अपना ए बी है ये वाली लाइन वो पैरेलल किसके? ये वाली लाइन पी क्यू के, ठीक है। ए बी की वैल्यू गिवन है, पी क्यू गिवन है, ओ बी गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? ओ पी। अब ध्यान दो, इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले आपको सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुरंत सिमिलर कर सकता हूँ दोनों ट्राइंगल को। पहले ट्राइंगल का नाम क्या है इस वाले का? ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है बेटे। तो इन्हें मैं सिमिलर करने जा रहा हूँ। आप दो ट्राइंगल देख सकते हैं, एक ट्राइंगल है ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ए ओ बी हो गया और इधर क्या हो जाएगा? क्यू ओ पी, ठीक है। ट्राइंगल क्यू ओ पी। दोनों में ध्यान से देखो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बराबर हो जाएगा ओ, ठीक है। एंगल ए ओ बी जो है वो किसके बराबर है बेटे? एंगल क्यू ओ पी के। क्या रीजन लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा, ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। जो एंगल बी है आपका वो क्लियरली एंगल पी के बराबर है। रीजन क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट एंगल। क्या लिखोगे रीजन? ऑल्टरनेट एंगल। इसके बाद ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है क्यू के, यानी जो एंगल ए है वो किसके बराबर है? एंगल क्यू के। रीजन वही सेम, ऑल्टरनेट एंगल। 9th क्लास में पढ़ा है, जब भी जेड बनता है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये दोनों पैरेलल होती हैं। तो ठीक है, ये सीखा हुआ है आपने, अच्छे से बताया हुआ है मैंने आपको। चलो आगे समझो जरा, आप इसे रब कर दे रहे हैं। बाय ए ए ए, हालांकि दो एंगल से भी काम हो जाता पर मैंने तीनों ले लिए। बाय ए ए, ये जो आपके दोनों ट्राइंगल हैं इसे मैंने क्या कर दिया? सिमिलर कर दिया। क्या कर दिया बेटे? सिमिलर। जैसे ही दो ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर कर देता हूं तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है, यानी बेटे ए बी अपॉन में, ये जो ए बी है उसके अपॉन में क्या लिख सकता हूं मैं? क्यू पी बराबर, यहां पर जो आपका बी ओ है, ठीक है, वो ओ पी, ठीक है। ओ बी अपॉन में क्या लिख सकता हूं मैं? ओ पी। हालांकि तीसरी साइड में मैं लिख सकता हूं ये ए ओ अपॉन में ओ क्यू, ठीक है, ए ओ अपॉन में ओ क्यू। पर मुझे सिर्फ दो साइड से ही मतलब है यहाँ पर। चलो देखो, मैं इन दोनों साइड को सिर्फ कंपेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए बी गिवन है 6 और क्यू पी की वैल्यू मुझे कितने गिवन है? 2, ठीक है जी। ओ बी मुझे कितना पता है? 3, और मुझे क्या निकालना है? ओ पी, ठीक है बेटे। तो ये जो आपका 2 है, 2 3 सा कितना हो जाएगा? 6, 3 बचा इधर। ओ पी जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 ओ पी हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 3, 3 से 3 कट गया तो इधर बचेगा 1, तो ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या बात सारी? ठीक है, इतना हमने ये सिमिलर क्यों करा? क्योंकि करना ही पड़ेगा, तभी आप रेशियो को बराबर ले सकते हैं। हालांकि 1 नंबर का ही सवाल है, ठीक है। अच्छे से समझ आया क्या? हमने यहाँ पर बीपीटी लगाया है। बीपीटी क्या लगाया है? मतलब सिमिलर करा है, सॉरी, ठीक है। बीपीटी नहीं लगाया, बीपीटी नहीं लगाया, हमने यहाँ पर सिमिलर करा है। एक क्राइटेरिया यूज़ करा ट्रिपल ए, दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए हैं तो हमने रेशियो को बराबर करा है गिवन साइड्स के, ठीक है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चीज़ें नहीं समझ आती एक बार में तो आप वीडियो को रिवर्स करिए, पीछे करिए, देन आपको समझ आएगा पक्का। कॉस ए की वैल्यू 4/5 है। कॉस ए की वैल्यू 4/5 है। कॉस ए होता क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटे। यानी बी की वैल्यू को आप 4 बोल सकते हैं, बी की वैल्यू को आप 4 बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ कुछ लोग मल्टीपल्स लेते हैं, पर मेरे को रेशियो ही निकालना है तो मैं मल्टीपल नहीं लूंगा। बी को डायरेक्टली 4 माना मैंने, एच को डायरेक्टली 5, बी को डायरेक्टली 4 और एच को डायरेक्टली 5। तो पी कैसे आएगा? आपको पता है, पाइथागोरस लगा लो आप। क्या लगा लो बेटे? पाइथागोरस। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? tan ए आपको पता है ना, tan ए क्या होता है? tan ए की वैल्यू होती है पी अपॉन बी। क्या होती है? पी अपॉन बी, ठीक है बेटे।
तो ये बी अपॉन एच होता है। मुझे बी और एच तो पता है, पी पता ही नहीं है, पी पता चल जाए तो काम हो जाए। हालांकि पी 3 आएगा क्योंकि ट्रिपलेट होता है, फिर भी मैं निकालना सिखा रहा हूँ। एच की जगह 5 रखोगे क्योंकि 5 दिख रहा है आपको, पी पता नहीं है, बी आपको कितना दिया हुआ है 4, तो 4 रख दिया आपने। 5 का स्क्वायर 25 बेटे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 आके इधर माइनस होगा 25 में से, तो क्या बचा 9। स्क्वायर देन आके रूट बन जाएगा 9 के ऊपर। तो पी यानी परपेंडिकुलर कितना आया आपका 3, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3, पॉजिटिव ही लेते हैं हम, साइड है तो पी की जगह 3 रख देंगे। और बी आपका पहले से ही आपको पता है कितना था 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, 3/4 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। बेटे एक सर्कल है, बना लेते हैं सर्कल एक सी से, ठीक है। और इसका जो सेंट्रल एंगल है वो कितने डिग्री का बताया इन्होंने 90 का। यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, रेडियस कितना दिया हुआ है 14। तो आपसे क्या पूछा, लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है आर्क है बेटे, आर नहीं लिखा आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है हमें, ये एल निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, ठीक है बेटे। तो यहाँ थीटा कितना है आपका 90 गिवन है, अपॉन में 360 है, 2 तो 2 एज इट इज रहेगा बेटे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना दिया हुआ है 14। 7 के टेबल से 14 कटा 2 बार में, 0 से 0 कटा, 9 के टेबल में 36 यानी 36 4 बार में आता है। थोड़ा सा अगले स्टेप पे आ जाते हैं, 1/4 बचा, 2 इंटू 22 इंटू 2, सिर्फ ये बचा। 2 के टेबल से 4 गया 2 बार में, फिर 2 से 2 गया, बचा क्या सिर्फ 22। 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। If the angle of elevation of a top of tower from a point at a distance of 75 meter from its foot is 60 degree, then height of tower निकालनी है। एक टावर है, ठीक है, इसकी हाइट हमें नहीं पता है, वही फाइंड करना है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से किसी पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं कुछ ए, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और इस टावर से जो दूरी दी हुई है, इस टावर से लेकर के इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है आपको 75 मीटर। आपको ये हाइट फाइंड करनी है। तो मैंने आपको सिखाया है जो भी थीटा के सामने होता है उसे क्या बोलते हैं आप, परपेंडिकुलर, और जो दिया हुआ है वो क्या है आपका बेस। जो निकालना है और जो दिया हुआ है उनके बीच में रिलेशन निकालना होता है। बेटे सामने परपेंडिकुलर है और दिया हुआ है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस से क्या मिला मुझे tan थीटा। बेटे जी क्या मिला मुझे tan थीटा। तो tan थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है। पी कितना है हमें नहीं पता, एच है वो, पी की जगह एच रख दिया, और बेस कितना है 75, एच निकल जाएगा। 60 डिग्री पर tan की वैल्यू होती है √3। ये 75 जो नीचे है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, √3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 75 √3 आ गई हाइट, 75 √3, ठीक है। सेंटीमीटर में या मीटर में, मीटर में है ना, ठीक है। तो 75 √3 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड 1/अल्फा 1/बीटा। एक तरीका तो यह है कि आप इसके जीरोज निकाल के यहाँ अल्फा बीटा की जगह रख दो और आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरीके से। बीटा को जब 1 से करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा बीटा, बेटे इस अल्फा को जब 1 से करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा, और जब इनको आमने सामने अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटे c/a। ए से ए कट गया, बचा क्या -b/c। मुझे पॉलिनोमियल को देख करके बताइए, यहाँ पर जो a है x² के आगे वो क्या है 1, x के आगे भी कुछ नहीं तो 1, और c क्या है -1। तो -b की वैल्यू क्या है, जो x के आगे नंबर होता है कुछ नहीं है तो 1 है, c क्या दिया हुआ है -1 जो कांस्टेंट होता है। 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, तो क्या आ गया आंसर 1। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कुल मिला के आपका आंसर 1 आ गया। क्लियर है क्या? चलिए, 20 लोगों में से 5 लोग तैरना नहीं जानते हैं, तो इस बात के चांसेस बताइए कि एक बंदा यहाँ पर चूज किया गया यानी उसे चुना गया तो वो तैर सकता है, इस बात के क्या चांसेस हैं। टोटल 20 लोग हैं, 5 को तैरना नहीं आता है, तो तैरना कितनों को आता होगा, 15 को तैरना आता होगा, क्योंकि 5 को नहीं आता 20 में से, तो 15 5 के टेबल में 3 बार, 20 4 बार, 5 के टेबल से ऊपर नीचे काटा तो आंसर आया 3/4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। इस फिगर में ABQ निकालना है कुल मिला के। ये ABQ ध्यान से देखना पूरे एंगल को, ABQ, ये जो आपको छोटा सा एंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, मार्क किया हुआ इन्होंने। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है।
आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो थीटा बनता है वो 90 डिग्री बनता है। कोई भी जो सर्कल है अगर उसे बेटे कोई टेंजेंट छू करके निकलता है तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ये पूरा एंगल 90 होगा, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल हमसे पूछा है वो सिर्फ बाहर बाहर वाला एंगल पूछा है। तो मुझे अगर ए बी क्यू चाहिए, ए बी क्यू, तो कैसे निकलेगा? मुझे 90 में से अंदर वाला एंगल माइनस करना होगा। कौन सा एंगल? अंदर वाला, जो छोटा सा अंदर है, ये अंदर वाला एंगल। आप देखिए ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों साइड बराबर होती है, तो अंदर जो एंगल हैं वो भी दोनों बराबर होंगे। ये एक्स तो इसे भी एक्स मान लिया, अंदर वाले दोनों एंगल को मैंने एक्स मान लिया। तो ध्यान दीजिए एक्स प्लस 95, एक्स प्लस 95, ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ के कितना आएगा 180। बेटे एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, 95 जो जाएगा उधर माइनस होगा तो 85 आ जाएगा। 2 से अगर 85 को कैंसिल करें तो 42.5, जो x की वैल्यू आई है वो 42.5 आई है, यानी जो अंदर वाला ये एंगल है। मुझे कौन सा एंगल चाहिए? बाहर वाला। बेटे जो अंदर है और जो बाहर है दोनों को मिला के कितना आया है 90, तो 90 में से अगर मैं अंदर वाला एंगल माइनस कर दूं, यानी जो मेरा 42.5 आया है उसे माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर बचेगा 47.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरा एंगल 90 होता है, मुझसे सिर्फ बाहर वाला पूछा है, तो मैं अंदर वाला निकाल करके 90 में से माइनस करूंगा तो बाहर वाला आ जाएगा। क्या क्लियर है? क्या ये बाहर वाला आया 47.5 और अंदर वाला था 42.5 और दोनों को जोड़ के 90 था ही। क्लियर हो रही है बात? बेहतरीन सवाल है, प्लीज देखिए ध्यान से। द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। यहाँ दो इक्वेशन दिए, दोनों को मैं लिखता हूँ पहले, क्योंकि थोड़ा ये मेरे ख्याल से जनरल फॉर्म में लिखे नहीं हुए। पहली इक्वेशन है बेटे t+3 इंटू में क्या है आपका x माइनस 3y इक्वल्स टू में क्या है t। दूसरा इक्वेशन क्या है tx प्लस ty प्लस में 12 है और इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो a है वो t+3 है, जो b है वो -3 है और c है जो वो t है। लेकिन यहाँ पर जो आपका तीसरा नंबर है वो 0 के पहले ही लिखा हुआ है, तो 12 को भी आप उधर भेज दीजिए ताकि इसके जैसा ही हो जाए। tx प्लस ty इक्वल्स टू में 12 को उधर भेज दो या टी को इधर ला सकते हो, आप जैसे मर्जी करना चाहो। मैंने 12 को उधर भेज दिया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हो गई। अब आपको पता है कि अगर मैनी सोल्यूशन है तो क्या होता है, a1/a2 किसके बराबर होता है बेटे? b1/b2 और c1/c2। चलिए मेरे साथ लिखवाइए। a1 क्या है यहाँ पर? t+3, ठीक है, और यहाँ पर a2 कितना है? सिर्फ t। b1 क्या है यहाँ? -3, ठीक है, और b2 क्या है यहाँ पर बेटे? t। ठीक, इतना ही इनफ है सॉल्व करने के लिए सवाल को। आप देख रहे हैं टी से टी कट गया, ये जो 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो पहले से एक -3 था और एक और -3, -6, टी की वैल्यू क्या आ गई -6। क्लियर है? क्या मैनी सोल्यूशन के लिए तीनों रेशियो बराबर होते हैं, जानते हैं आप। कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, संपाती रेखा एक के ऊपर एक, ठीक है। चलिए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस। हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? CSA क्या होता है? πRL होता है। क्या होता है? πRL। अब L दिया ही नहीं है, L कैसे होता है? L² = h² + r² होता है, आपको पता है। H कितना दिया हुआ है? 24, ठीक है, 24 रख दिया। R कितना दिया हुआ है आपको? 7 रख दिया, स्क्वायर करेंगे। छोटा सा सवाल है, बेसिक सवाल है। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576, और 7 का क्या होता है? 49। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे? 625। चेक करो 625 आएगा क्या? हाँ जी। देन 625 का रूट क्या होता है? 25। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 25, ठीक है। तो पाई की जगह हम क्या रख लेंगे? 22/7, ठीक है। रेडियस कितना है? 7 और L कितना है? 25। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कैरी गया 5, 50 और 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP इज, 3 टर्म दी हुई हैं, अगली टर्म पूछ रहे हैं क्या होगी आपकी। तो यार देखो, पहली टर्म क्या है आपकी? a√6 है, ठीक है। दूसरी टर्म क्या बेटे आपकी? यहाँ पर √24 है। तो सबसे पहले d निकाल लो। d क्या होता है? a2 - a1। अब 6 को तो कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन √24 को लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2 को 2 12 = 24, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 सा 2 का पेयर बना, 2 बाहर है, अंदर क्या बचा? 2 3 = 6।
यानी 2 बाहर आ गया और अंदर √6 बचा, तो 2√6। A2 की जगह लिखो 2√6 और A1 कितना है √6। 2√6 में से 1 √6 गया तो आंसर क्या है √6, तो डी आ गया अपना √6। जैसे ही डी आ गया √6 तो आपको क्या बोला, नेक्स्ट टर्म बताना है। बेटे नेक्स्ट टर्म का मतलब क्या है, A1 A2 A3 दे रखा है, A4 बताना है। तो A4 की वैल्यू क्या होती है, A + 3D। A तो आपका क्या है √6 है, प्लस 3 इंटू यहाँ पर D की जगह क्या रखना है √6, तो 6 तो 6 रहेगा, √6 का √6। 3 इंटू √6 कितना हो जाएगा, 3√6। 3√6 और एक और √6, तो कितने √6 हो गए, 4√6। 4√6। अब ध्यान दो, यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। जो 4 है उसे क्या लिख सकते हो आप, √16। √16 तो √16 इंटू √6 क्या हो जाएगा, 16 6 96 √96। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। P is the probability that event will occur, Q is the probability that it will not occur. Then the relation between P and Q. P का मतलब है होने के चांसेस और Q का मतलब है किसी इवेंट के ना होने के चांसेस, तो दोनों को जोड़ के एक आता है, आपने सीखा हुआ है। किसी चीज़ के होने और ना होने को जोड़ दें तो 1 आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेटे मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने 50 MCQs कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आप यहाँ कॉर्नर में देखिए तो हमने टोटल 102 स्लाइड में से 50 स्लाइड्स कंप्लीट कर दी हैं, यानी 50 MCQ आपने अभी तक यहाँ पर कंप्लीट कर दिए, ठीक है। 50 MCQs हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा है, ठीक है। आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अगर नहीं क्लियर हो रही है यानी आपकी तैयारी अभी तक बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है। केवल 1 महीना बचा है तो तैयारी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। कुछ बच्चों को कहीं परेशानी आ रही है तो आप कुछ 1 शॉट के वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं चैनल पर, उन्हें देख करके सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वरना मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि MCQ आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है बेटे। ये बहुत ही ज़रूरी MCQs हैं, इन्हें सपोर्ट मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और CBSE सैम्पल पेपर से निकाल करके यहाँ पर पुट किया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आज का वीडियो यहीं पर रोक रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो ये जो बची हुई यहाँ पर स्लाइड्स हैं कॉर्नर में आप देख सकते हैं, स्लाइड्स कंप्लीटली बनी हुई हैं, सिर्फ वीडियो हमें अपलोड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे आपने कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, तो कल या फिर कल के अगले दिन हम क्या करेंगे, जो आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं उन्हें भी कंप्लीट कराएंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए या नहीं।